हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। एक क्रिस्पी मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ गए हैं। चलिए तो फिर जर्नी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे जो मैथमेटिक्स गेट के पॉइंट से आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या उसका रोड मैप होने वाला है, कौन सी कब चीज कवर होने वाली है। तो सबसे पहले हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे। इसी में हम मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। रैंक और ये सारी चीजें हम इसी में पढ़ने वाले हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद हम आएंगे कैलकुलस पे, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि एक तो बड़ी है और वेक्टर कैलकुलस भी इसी का पार्ट है। तो बड़ी है इसलिए क्वेश्चंस भी इसके ज्यादा हमें दिखते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलकुलस में ही हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट, सुना तो होगा ना। डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, ये हम इसमें पढ़ेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है वो भी हम इसमें सीखेंगे। सीरीज भी हम पढ़ेंगे, टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, ये सब हम इसी में देखेंगे। बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, मल्टीपल इंटीग्रल, ये सारी चीज हम कैलकुलस में देखेंगे। इन दो यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम अगेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट में एंटर करेंगे और जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस देखेंगे और आपकी हायर ऑर्डर की लीनियर इक्वेशंस देखेंगे, उनके सॉल्यूशंस की चर्चा करेंगे। अलग अलग टाइप्स, किस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं वो सारा इसी में हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एंटर करेंगे, एनालिटिक फंक्शन एंड ऑल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी इसमें देखने को मिलेगा। जोन सी ब्रांच को ये नहीं है, उसको हम उसके कोर्स में इसको एक्सक्लूड करके चलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ने के बाद हम आएंगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। वाह, इतना महत्वपूर्ण क्योंकि एप्टीट्यूड में भी ये टॉपिक है और आपके मैथमेटिक्स में भी है। तो कुल मिला के आप एक जगह ज्यादा से ज्यादा एप्टीट्यूड का भी कवर करेंगे, मैथमेटिक्स का भी कवर करेंगे। और आप देखिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन जरूर आता है बॉस, ये तय है, हर बार का तय है। कभी छूट जाता है कि मैट्रिक्स से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन प्रोबेबिलिटी से आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। या तो एप्टीट्यूड में पूछ लेते हैं या फिर मैथमेटिक्स में पूछ लेते हैं। ठीक है साहब। और इसके बाद हम न्यूमेरिकल मेथड्स में जाएंगे। ये भी टॉपिक जो है यूनिट है, कुछ ब्रांचेस में है कुछ में नहीं है। अब कुछ टाइम पहले आपके सिलेबस में ट्रांसफॉर्म थियरी भी हुआ करती थी जिसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म और ये सारी चीजें पढ़ते थे, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज। लेकिन अब वो सिलेबस में नहीं है। किसी भी ब्रांच के सिलेबस में ट्रांसफॉर्म थ्योरी मेंशन नहीं है, जो कि ऑलरेडी हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, तो वरी नहीं करना है। तो एक बात तो क्लियर है कि मोटा माटी 6 यूनिट्स है जो हमें पढ़नी है हमारी इस जर्नी में, और हम इसकी शुरुआत करेंगे सबसे क्रिस्पी, ऑल ऑफ दिस सबसे क्रिस्पी इसमें जो है दैट इज द लीनियर अलजेब्रा, उसी से हम शुरुआत करने वाले हैं। क्लियर हो गया ना इतनी बात? एक बात ध्यान रखना बाबू, 13 मार्क्स है, 13 मार्क्स की जद्दोजहद है और ये 13 मार्क्स हम लेके रहेंगे, इतनी बात ध्यान रखना। यदि आप बेहतरीन तरीके से ये सेशन अटेंड करने वाले हैं तो खूब सारा सीखेंगे, खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे, और वो प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट होने वाला है। और लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर चुके हैं ना, वो कॉन्फिडेंस काम आएगा राजा। चलो तो आज से शुरू करें हम लीनियर अलजेब्रा। चलिए, टॉपिक का नाम है, पहली यूनिट है यूनिट 1 और उसका नाम है लीनियर अलजेब्रा। ठीक है साहब, दिस इज द पहली यूनिट, दैट इज द लीनियर अलजेब्रा। तो चलो इसका भी रोड मैप देख लेते हैं कि पहले यूनिट में क्या क्या होगा सर, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चलो तो आ जाओ, 1 बाय 1 एकदम क्लियर रहेगा आपके दिमाग में कि यार सर कहां तक पढ़ाएंगे, कितना पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें क्लियर रहेगी। सबसे पहले हम, आपको पता है कि लीनियर अलजेब्रा में हम मैट्रिसेस, मैट्रिक्स पढ़ते हैं, लेकिन मैट्रिक्स को पढ़ने से भी पहले डिटरमिनेंट के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो हम बेसिक्स ऑफ डिटरमिनेंट से ही शुरुआत करेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा इसका वो रहेगा बेसिक्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। आप चाहें तो मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं क्योंकि खुद से बनाए गए नोट्स जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जो भी आप क्लास में पढ़ेंगे सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल रहेंगे, ये भी बात है।
तो बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स सबसे पहली यूनिट है जो कि आप पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। चलिए पूरा लिख लेंगे आप, जगह की कमी की वजह से अधूरा छोड़ दिया। उसके बाद हम मैट्रिसेस या फिर मैट्रिक्स में हम एंटर करेंगे। इसी मैट्रिक्स में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, है ना। इनवर्स मैट्रिक्स, एडजॉइंट लेना सीखेंगे। इसी में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या होता है, आइडेम्पोटेंट क्या होता है, ये सारी चीज मैट्रिसेस में हम सीखेंगे। मैट्रिसेस के बेसिक्स को जानने के बाद हम उतरेंगे रैंक में, यानी कि रैंक क्या होती है, क्यों यूज होती है, उसके बारे में हम, अभी आपको कुछ नहीं पता, अभी सिर्फ टॉपिक का नेम में लिख रहा हूं, अभी मैंने डिस्कशन भी नहीं किया और ना आपसे पूछा कि क्या इनके बारे में जानते हो। अरे नहीं जानते हो इसलिए तो पढ़ रहे हो ना, तो अच्छी तरीके से कवर करेंगे ना, चिंता किस बात की। ये तीनों को पढ़ने के बाद हम उतरेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, जहां पे लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, लीनियर अलजेब्रा है तो लीनियर इक्वेशन से ही डीलिंग हो रही होगी, ये बात तो क्लियर है ना बाबू। चलिए, तो इसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। इसके बाद हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ठीक। सो ये टॉपिक्स बेसिकली हम कवर करने वाले हैं, और वेक्टर स्पेस भी देख लेंगे, ठीक है, वो भी जरूरी है। तो वेक्टर स्पेस, ये सारी चीज रोड मैप में रहने वाली है। कुछ टॉपिक छूट भी गए होंगे तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि वो इनके अंदर ही शामिल है, इन्हीं के अंदर शामिल है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। सर एकदम रोड मैप क्लियर हो गया, अब हमें क्लियर रहेगा कि शुरू में आप डिटर्मिनेंट के बारे में बताओगे, उसके बाद मैट्रिक्स, रैंक, सिस्टम ऑफ इक्वेशन और क्या है, इन सारी चीजों की चर्चा करोगे। क्लियर हो गया? तो चलो बेसिक्स ऑफ डिटरमिनेंट से हम शुरू करेंगे इस जर्नी को। अगेन लिखना पड़ेगा, दिस इज नथिंग बट द लीनियर अलजेब्रा। ये लीजिए साहब, लीनियर अलजेब्रा। तो सबसे पहले इसको खोल के चलते हैं ताकि चीजों को अच्छे से हम रिलेट कर पाए। देखो, हमारी जो रूट्स है ना, जो मैथमेटिक्स की बिल्डिंग आप खड़े करोगे ना, तो सबसे पहले हम फाउंडेशन पे है ना, स्टार्टिंग में, तो फाउंडेशन हमारी बहुत ही तगड़ी बनाएंगे ताकि आने वाले समय में चीजों को फील करना बहुत ही आसान हो जाए। अच्छा, तो सर इसका मतलब क्या बेसिक फाउंडेशन बनाने में अच्छा खासा समय देंगे क्या? जी बिल्कुल देंगे, प्रैक्टिस में भी और कॉन्सेप्ट को सीखने में भी। लीनियर अलजेब्रा, लीनियर का मतलब कि कुछ ना कुछ लीनियरिटी से रिलेटेड रहेगा। सिंपल सी बात है, लीनियर इक्वेशन की स्टडी ही लीनियर अलजेब्रा में करते हैं। क्या बोला मैं कि सर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होंगी, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस होंगी। इन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। किसकी? इनके सॉल्यूशन की। लीनियर इक्वेशन है तो क्या करोगे इनका? पापड़ बेलोगे? अरे सॉल्व ही तो करना है, इक्वेशन है। खाना है तो खाना है, पानी है तो पीना है, इक्वेशन है तो सॉल्व करना है, सीधी सी बात है। तो लीनियर अलजेब्रा में हमारे पास कुछ टेक्निक्स है जिनके सहारे हम इन लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं, और वो टेक्निक्स जो है ना, वो है मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स। ये वो टूल समझ लीजिए आप, डिटर्मिनेंट्स। ये वो टूल हैं जिन टूल की सहायता से हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो लीनियर अलजेब्रा में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के तरीके। अच्छा सर, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? कोई आपसे पूछ दे तो क्या बोलोगे? अरे सर बिल्कुल जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो, y इज इक्वल टू
x यदि लिखा हो तो आप क्या बोलोगे, ये लाइन की इक्वेशन है, लीनियर फॉर्म है, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो सकता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी लाइन की इक्वेशन है, नो इश्यूज एट ऑल। लेकिन आपके पास यदि लिखा होता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, पैराबोला इक्वेशन है, लीनियर फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल समझ लोगे आप। तो यहीं से भी समझ में आ रहा होगा आपको कि कोई से भी इक्वेशन यदि दी हुई है ना, और यदि वो लीनियर इक्वेशन है, तो ये जो वेरिएबल्स है, सबसे पहले तो आपको क्या दिख रहा है, एक्स और वाई, ये वेरिएबल्स है ना, एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगी वाई की वैल्यू, तो वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 से ज्यादा कतई नहीं होनी चाहिए, तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। ये तो एकदम बेसिक सी कहानी दे दी, यहां पे देखो इसकी पावर क्या है, 1। वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज सिस्टम या जो इक्वेशन है वो लीनियर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं दो वेरिएबल्स कंसिडर करके चलता हूं, लिखता हूं क्या आपके पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। ये एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो इक्वेशन है ना, ये एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली है। कैसे पता चला, सर आपने बता दिया कि बेटा वेरिएबल्स में बोला x एंड y वेरिएबल्स है, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है सर, इसकी पावर कितनी है, 1 है। यदि 2 हो जाती तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होती। सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन के लिए हम एल यूज कर लेते हैं, दिस इज द सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन इसकी बजाय यदि मैं लिख देता 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी लिख दिया, चलिए 25 लिख दिया। अब यहां समझ लीजिए कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, और इसकी स्टडी नहीं होगी लीनियर अलजेब्रा में। मैट्रिसेस ने ठेका नहीं ले रखा इसको सोल्व करने का, मैट्रिसेस ने ठेका लेके रखा है लीनियर इक्वेशंस को एंटरटेन करने का। सर समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सर हम जानते भी थे क्योंकि मैथमेटिक्स को हम बहुत लंबे समय से पढ़ते आए हैं सर। अच्छा जानते हो, वेरी गुड, समझ में आ गया सर। ये काय की इक्वेशन है मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि ये नॉन लीनियर है, समझ में आया क्या, ये लीनियर है, समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आ गया है ना। मान लो इसको ग्राफिकली आप प्लॉट कर रहे होते, किसको, पहली इक्वेशन को, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है, तो ग्राफिकली हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये एक लाइन बन सकती है। देखना जरा, इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है, देखो y की वैल्यू 0 पुट करो तो x की वैल्यू आती है 2/3। x की वैल्यू लेट्स टेक हियर, ये है 2/3, यहां पे है 2/3 और यहां पे y की वैल्यू कितनी बेटा 0। ये जो है पॉइंट, ये इस लाइन का पार्ट है, यस और नो, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 रख दो, इस एक्सिस पे x 0 है पूरा, इस एक्सिस पे y 0 है। x की जगह यदि 0 रख दोगे तो y की वैल्यू आएगी 2/5, सो यहां ले लेते हैं 2/5, दिस इज द वैल्यू। यहां पे x की वैल्यू कितनी बेटा 0 एंड दिस इज नथिंग बट 2/5, सो दिस आर द कोऑर्डिनेट्स। तो यहां पे ये लाइन रहेगी, ठीक है, आगे भी रहेगी, नो इश्यूज एट ऑल, पॉइंट्स रहेंगे ओवरऑल, कुछ भी डिफाइन करिए आप, लेकिन कहानी क्या रहेगी, कुछ ऐसी रहेगी कि लाइन जो मिलेगी मुझे ये मिलेगी, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये एक ग्राफिकली भी आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये लीनियर है सर, ठीक है साहब, समझ में आता है हमें ये बात, आप जो समझाना चाह रहे हो वो एकदम क्लियर है। अब क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, मैं आपके पास इक्वेशन ले रहा हूं 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन ले लिया मैं आपके लिए, और वो ले लिया 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, ये दो इक्वेशन लिया। और मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं सॉल्व। कैसे, आपने तो सीखा है सॉल्यूशन करना किसी भी इक्वेशन का, कैसे सीखा है,
सर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखा है। क्या करना, इन दोनों को सोल्व करना। आपका टारगेट क्या है, सोल्व दिस, ये आपका टारगेट है साहब, सोल्व दिस। क्या करोगे आप, तुरंत आप करने वाले हो इनको सोल्व करना मतलब आप x और y की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। x एंड y इनकी वैल्यू क्या है, ये यदि आप लाके दे दो तो इसे ही मैं सॉल्यूशन बोलूंगा। यही है ना आपका टारगेट, बिल्कुल। देखो बेटा, बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा, बिल्डिंग अच्छी बनानी है ना तो फाउंडेशन पे काम करेंगे। बने रहना मेरे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स रहने वाली है आपके लिए, ये लिख के रख लो अभी। सर हमने सीखा है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा 10x और ये बन जाएगा 4y और ये बन जाएगा 20। नाउ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें y की वैल्यू पहले मिल जाएगी। तो ये बन गया 10x, ये बन गया 4 और ये बन गया 20। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो या इसमें से इसको कर दो। चलिए यहां से यहां कर देता हूं, तो यहां बच जाएगा 0, ये हो जाएगा 4y माइनस 6y, तो दिस इज नथिंग बट माइनस 2y। ठीक है साहब, यहां 2 का गुणा किया था तो ये 20 है और 20 माइनस 12, सो दिस इज नथिंग बट 8। सो यहां से y की जो वैल्यू आई दैट इज -4। अच्छा, y की वैल्यू -4 आ गई, क्या बात है, कमाल हो गया। और x की वैल्यू यदि आपको लानी है तो अब तो सब कुछ सिंपल है, इस इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रख दो। सो 10x इज इक्वल टू 6 गुना 4 इज नथिंग बट -24 इज इक्वल टू 12। सो 10x इज इक्वल टू 36। एम आई राइट? सो यहां से x की जो वैल्यू होगी दैट इज 3.6। तो x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। तो इसका सॉल्यूशन आपने कर दिया लीनियर इक्वेशन का। तो सेम टू सेम कहानी हम लीनियर अलजेब्रा में डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिसेस की सहायता से करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं, इन लाइन का नेचर समझने वाले हैं। नेचर मतलब कि ये लाइन एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्या है, इन सारी चीजों की जानकारी हमें किससे मिलने वाली है, हमारे लीनियर अलजेब्रा में डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स की सहायता से मिलने वाली है। ये चीज क्लियर हो गई। तो कहानी यहां से ये निकल के आती है कि सेम कहानी आई कैन सोल्व बाय डिटरमिनेंट, x और y आई कैन सोल्व बाय डिटरमिनेंट। अभी सॉल्यूशन करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ इसको रिलेट करना था। कैसे मैं आगे बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, डिटरमिनेंट से इस चीज को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हाउ वो सब चर्चा करेंगे। उससे पहले डिटरमिनेंट के बारे में तो जाने कि व्हाट इज डिटरमिनेंट। अच्छा, डिटरमिनेंट के बारे में जानना पड़ेगा, जी बिल्कुल जानना पड़ेगा। चलिए, हमारा टॉपिक है आज का डिटरमिनेंट। ये लीजिए साहब, डिटरमिनेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। अब या तो मैं डायरेक्ट लिख दूं या थोड़ा सा इसके अंदर बता दूं, क्या फायदा इससे, थोड़ा सा इसके अंदर बता दूं, आपका दिमाग है ना वाइड बनेगा, चीजों को बहुत गहराई से लेके चलेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। मैं 2 लीनियर इक्वेशन ले लेता हूं इन x के टर्म में 2 इक्वेशन ले लेता हूं, देखना जरा। ये मैंने लिया a1x प्लस b1 इज इक्वल टू 0। इज दिस लीनियर इक्वेशन? आप बोलोगे बिल्कुल यस। दूसरी इक्वेशन में ले रहा हूं a2x प्लस b2 इज इक्वल टू 0। अब हमारा मकसद इन इक्वेशन में वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है। वेरिएबल कौन है इसमें? x है। x को एलिमिनेट कर दीजिए। इन 2 इक्वेशन को एक साथ कंसीडर करके यदि आप वेरिएबल को एलिमिनेट कर पाए, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द वेरिएबल्स, समझिएगा ध्यान से। मान लो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और ये 2। इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के यहां रख दीजिए, तो फिर जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें वेरिएबल्स है ही नहीं, है ना। तो पहले मैं करता हूं, उसके बाद डिटरमिनेंट की डेफिनेशंस पे हम आएंगे। देखना जरा, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू कितनी आई सर? वो आई -b1 अपॉन a1। सभी राजी है इसमें? बिल्कुल। इस x की वैल्यू को आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में।
जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू रखते हैं तो आपके सामने आता है a2 माइनस b1 अपॉन a1 प्लस b2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, यदि इस पार्ट को मैं इधर ले लूं, इसको इधर ले लूं, तो क्या होने वाला है, ये माइनस का साइन इधर आएगा, तो कुल मिला के क्या आने वाला है सर, ये आएगा a2 b1 इज इक्वल टू a1 b2, ये बनने वाला है। तो कुल मिला के इसको ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, इसको यहां पे लिख रहा हूं, यहां से उठा के यहां पे ध्यान से देखना जरा, ये बन जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। टू सेट ऑफ इक्वेशन दिया मैंने, लीनियर इक्वेशन। आपने किया सर कि ये जो वेरिएबल्स है ये गायब हो जाना चाहिए, तो ये गायब हो जाने के प्रोसीजर में जो बचा ना, इसको मैं डिटर्मिनेंट बोलता हूं। दिस इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट। अच्छा सर, ओके। तो डायरेक्ट इन इक्वेशंस को देख के, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, डायरेक्ट इन दो इक्वेशंस को देख के आप वेरिएबल्स को हटाइए यहां से। वेरिएबल कौन है, एक्स को भूल जाइए और एज इट इज लिख दीजिए। सो दिस इज नथिंग बट, लिखने का तरीका a1 b1 a2 b2, यही डिटर्मिनेंट कहलाता है। अच्छा सर, इक्वेशंस थी, इक्वेशंस के ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको आपने कुछ ऐसा कर दिया और आप वेरिएबल्स को भूल गए। हाँ, भूलना है वेरिएबल्स को, तो इसको आपने डिटर्मिनेंट बोला। आपने सर इस इक्वेशन को भी, इस इक्वेशन में भी आपने क्या किया कि सर इसको एलिमिनेट कर दिया वेरिएबल को, और जो बचा उसे डिटर्मिनेंट बोला, तो इसकी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए ना। तो ये जो है बेटा, दिस इज इक्वल टू दिस, सो a1 और ये इज इक्वल टू 0 तो है ही, दिस इज इक्वल टू 0, 0 0 लिखा है। सो दिस इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1। इसीलिए आप डायरेक्ट इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या लिखते हैं, a1 b2 माइनस a2 b1। दिस इज द वैल्यू डिफाइन कर दी। डायरेक्ट भी लिख सकता था क्योंकि इसका इतना महत्व है नहीं, बस चीजों को गहराई से सीखने में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, चीजों को सीखने का फील क्रिएट हो जाता है। सर a1 b2 माइनस a2 b1 इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। सो डेफिनेशन लिख लीजिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट की, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन, सो द टर्म डिटर्मिनेंट्स, क्या बोला, द टर्म डिटर्मिनेंट्स अराइजेस, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ कर देना, arises from the process of elimination, इनका elimination of the unknowns, किसका, of the linear equations। ये है साहब, the term determinants arises from, the term determinants arises from the process of elimination। आपने क्या किया, आपने अननोन को एलिमिनेट किया, अननोन को गायब किया। अननोन को गायब करने से जो मिला, किसका अननोन, लीनियर इक्वेशन का जो मिला, उसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। ये डिटर्मिनेंट है। अब इसको लेके आगे बढ़ू क्या, इतना समझ में आया ना, गुड। सो डिटर्मिनेंट्स किसी भी इक्वेशन के लिए मैंने क्या डिफाइन कर दिया साहब, कि ये इस टाइप से मोड टाइप से एक स्ट्रक्चर है साहब, दो दीवारें खड़ी कर दी और बीच में आपने डेटा लिख दिए। तो यहाँ पे अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिखो आप, a1 a2 b1 b2, if this is the determinant, तो इसको आप डेल्टा से शो कर सकते हैं। पहली बात, डेल्टा माने डिटर्मिनेंट, और ये उसका स्ट्रक्चर है। और इसकी वैल्यू यदि इसको सोल्व करना होगा तो वो वैल्यू होगी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे साहब। सो दिस इज नथिंग बट a1 b2 माइनस दिस, माइनस b1 a2, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। अब यदि आप इस डिटरमिनेंट को ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं वो देखो जरा। आपको इसमें इस टाइप से एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, और आपको इसमें
वर्टिकली अरेंज्ड एलिमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो जो हॉरिजेंटली अरेंज्ड एलिमेंट्स है तो इसको हम रो बोलते हैं। क्या भाई साहब? सर ये तो हम जानते हैं, आप इतना तरीके से क्यों बता रहे हो? अरे मजा आएगा रे, जानता हूं, जानता है तू, आई नो, मजा आएगा बेटा। रो बोलते हैं इन्हें, रो बोलते हैं। इस डिटरमिनेंट में कितनी रो कोई पूछेगा, बोलेगा सर 1 रो 2 रो। अच्छा, और ये जो वर्टिकल अलाइंड एलिमेंट्स हैं तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट्स को हम कॉलम बोलते हैं साहब। सो दिस इज नथिंग बट द कॉलम्स, और यहां पे 2 कॉलम्स हैं। तो ये तो हो गया डिटरमिनेंट। यदि आप इन 2 दीवारों के बीच में एलिमेंट को रख रहे हो तो यानी कि डिटरमिनेंट कर रहे हो। अब यदि हॉरिजेंटली अरेंज कर रहे हो तो सिर्फ रो है आपके पास, वर्टिकली अरेंज कर रहे हो आपके पास कॉलम है, और डिटरमिनेंट के अंदर मौजूद ये जो है, ये जो नंबर्स है इन्हें हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? एलिमेंट्स। ठीक, बिल्कुल समझ में आया सर, एकदम बेसिक सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये कितने बाई कितने का, इसकी साइज क्या है कोई पूछे तो इसकी साइज भी हम बता सकते हैं। साइज को हम लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें सर? 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं सर? 2 है। सो 2 गुणा 2 इस डिटरमिनेंट की साइज कहलाई। साइज क्या कहलाई साहब डिटरमिनेंट की? डिटरमिनेंट की साइज कहलाई m गुणा n। m क्या है? नंबर ऑफ रोज। ये रो का नंबर कितनी? 4 रो है, 4। नंबर ऑफ रोज कितनी है वो शोस करता है m। n क्या? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये भी लिख लो ना भाई, क्या दिक्कत है? m क्या शो करता है भाई? नंबर ऑफ रोज। कितनी हमारे पास रोज हैं? ये हैज इज फॉर द नंबर ऑफ रोज, और जो n है ये n क्या करता है बाबू? नंबर ऑफ कॉलम्स। एकदम बेसिक्स, मजा आ रहा है ना? अब डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर होगा, यानी कि 2/2 का होगा। स्क्वायर फॉर्मेट यानी कि नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। 2/2 का डिटरमिनेंट हो सकता है, 3/3 का डिटरमिनेंट हो सकता है, यानी कि स्क्वायर ही होगा ये बाय नेचर। कभी भी 3x2 का डिटरमिनेंट नहीं मिलेगा। तो डिटरमिनेंट इज ऑलवेज इन स्क्वायर फॉर्म। लिख लीजिए नोट पॉइंट करके। नोट पॉइंट क्या है कि डिटरमिनेंट इज ऑलवेज इन स्क्वायर फॉर्म। इसका मतलब m इज इक्वल टू n। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर रहेंगे सर। तो डिटरमिनेंट आपको कैसे मिल सकते हैं सर? आपने ऑलरेडी बताया, डिटरमिनेंट 3x3 का मिल सकता है, 4x4 का मिल सकता है, लेकिन आपको कुछ अरेंज्ड आइटम्स ऐसे मिल जाए कि इसमें 2 गुणा 3 लिखा हो तो दिस इज नॉट द डिटरमिनेंट। ध्यान रखिएगा इस बात का, दिस इज नॉट द डिटरमिनेंट। लिख लेंगे इस बात को। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट्स पुट करते हैं और उसका एक्सपेंशन क्या होता है उसको हम जानते हैं। आइए